ओके गाइस, तो अब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ करेगी बॉडी में, और हमारे पास जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। बाइकार्बोनेट आयंस की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी, हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है जो पीएच है वो कम होगी। ठीक है, यानी 7.3 या 7.2 तक होगी। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो मेटाबॉलिक एसिड्स हैं वो एक्सक्रीट नहीं हो पाते यूरिन में, ठीक है, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में होता है। ठीक है, या फिर आपके जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस में, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस में नज़र आता है। या फिर अगर आपकी बॉडी जो है वो अल्कलाइन फ्लूइड जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस होंगे उनको जो है वो एक्सक्रीट नहीं करती, जैसे कि सीवियर डायरिया में होता है, उनको एक्सक्रीट कर देती है जैसे कि सीवियर डायरिया में होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो कंडीशन होगी दैट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, इसको हम कंपनसेट किस तरह से करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हम इसे कॉम्पनसेट करते हैं, और इसमें हम इस तरह से कॉम्पनसेट करेंगे कि हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन को हम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, जब हमने हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर दी ना तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा तो अल्टीमेटली जो पीएच है वो नॉर्मल पे वापस आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए कंपनसेट करते हैं। ठीक है, अब आगे जो है एनाइन गैप क्या है आपने वो समझना है। एनाइन गैप बेसिकली डिफरेंस होता है आपके कैटाइन्स और एनाइन्स के कंसनट्रेशन के दरमियान। लेट्स सपोज आपका जो कैटाइन है दैट इज़ सोडियम इन पॉजिटिव आइन। ठीक है, और आपका जो एनाइन्स है उनमें आपके पास बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आइंस हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आइंस के सम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सोडियम आइंस की कंसनट्रेशन से जो कि कैटाइंस हैं, तो फिर हमारे पास एनाइन गैप आएगा। ठीक है, सिंपली अगर हम कहें तो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस माइनस एनाइंस इज कॉल्ड योर एनाइन गैप। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे हमारे पास उसने बताया हुआ है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमारे पास एनाइन गैप जो है वो इंक्रीज़ करता है इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारे पास जो है एनाइन गैप नॉर्मल रहता है इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ही हमारे पास बताया हुआ है कि एनाइन गैप किन कंडीशंस में इंक्रीज़ करेगा और किन में नॉर्मल रहेगा। आप अब यहाँ पे देखें ज़रा, इधर अगर हमारे पास वो कहता है कि कीटो एसिडोसिस हो, यानी हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड या फिर एसिटोएस्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो तो हमारे पास एनाइन गैप इंक्रीज़ करेगा। अगर लैक्टिक एसिडोसिस हो यानी लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो ड्यूरिंग हाइपोक्सिया, फिर भी एनाइन गैप इंक्रीज़ करेगा। अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर हो यानी हमारे पास जो है हाइड्रोजन आइंस एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे, ठीक है, एज टाइट्रेबल एसिड एंड अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में और टाइट्रेबल एसिड की फॉर्म में वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हाइड्रोजन आइंस, तो फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। तो इस केस में भी हमारे पास एनाइन गैप इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जब सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन होती है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस कॉज करती है, तो इस केस में भी हमारे पास एनाइन गैप इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास मेथनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड की इंटॉक्सिकेशन होती है या इथाइलीन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन होती है जिसमें हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड्स बनते हैं, तो इस केस में भी हमारे पास एनाइन गैप इंक्रीज़ करेगा। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें एनाइन गैप इंक्रीज़ करता है। अब हम वो कंडीशंस देखेंगे जिनमें हमारे पास एनाइन गैप जो है वो नॉर्मल रहता है। जो टाइप 2 रीनल ट्यूब्यूलर हमारे पास, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ, जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस टाइप 2 होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि रीनल लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस, तो इसमें हमारे पास एनाइन गैप नॉर्मल रहता है। ठीक है, अगर हमारे पास टाइप 1 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस हो तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो टाइट्रेबल एसिड है और अमोनिया है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे, यानी
एसिडिफाई नहीं हो पाएगा यूरिन, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा और इसमें भी जो हमारे पास एनाइन गैप है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा टाइप 4 जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, इसमें क्या होता है हमारे पास के हाइपरकैलीमिया हो जाती है, जो कि आपके एल्डोस्टेरोन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। और हमारे पास इसमें अमोनिया की सिंथेसिस कम हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास नॉर्मल एनाइन गैप ही रहता है। इसके अलावा जो डायरिया है, इसमें हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से बाइकार्बोनेट का लॉस होता है और इस कंडीशन में भी हमारे पास एनाइन गैप नॉर्मल रहता है। तो बेसिकली इन 4 कंडीशंस में हमारे पास जो है वो एनाइन गैप नॉर्मल रहता है, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं कि इंक्रीज़्ड और जो नॉर्मल एनाइन गैप्स उनको अलग-अलग करके सिर्फ नाम लिखे हैं, वहाँ पे उन्होंने साथ में कॉजेज़ भी बताई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये क्या कंडीशन है कि अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए, ठीक है, और हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, पीएच ज़्यादा हो जाए, यानी 7.6 7.5 तक हो जाए, तो हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये किस वजह से कॉज हो सकती है? ड्यू टू वॉमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, क्योंकि जब आप वॉमिट करते हैं ना तो बेसिकली एसिड्स का लॉस होता है आपके स्टमक में से इन लार्ज अमाउंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो कंडीशन है दैट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाए, जैसे कि कॉन सिंड्रोम में होता है, अगेन दैट कॉजेज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि जो यूरिन है उसमें इंक्रीज हाइड्रोजन आइंस का लॉस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन दैट इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वो कंडीशन है सॉरी अब हम ना मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो हमने अभी देखा है, इसकी अब हम कंपनसेशन देखेंगे। इसकी कंपनसेशन हम हाइपोवेंटिलेशन के ज़रिए करते हैं, ठीक है। जब हमने हाइपोवेंटिलेशन की तो यानी हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा की, पीएच जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो पीएच जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो अल्कलोसिस में जो पीएच ज़्यादा होती है वो डिक्रीज़ होकर नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक उन्होंने समरी बताई हुई है एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स की, कि किस तरह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होती है और इसको हम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके ज़रिए कंपनसेट करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको पता है हाइड्रोजन आइंस बेसिकली ज़्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आइंस कम होते हैं। जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है इसमें हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन आपके पास कम होती है। जब ये कम होती है तो इस केस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो रही थी, हाइड्रोजन आइंस भी ज़्यादा और बाइकार्बोनेट आइंस भी ज़्यादा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात हो रही है। जब हमने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस देखा था तो इसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी कम थी, हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन भी कम थी और बाइकार्बोनेट आइंस की कंसंट्रेशन भी कम थी, ठीक है। तो इट इज़ ऑल जस्ट अ समरी ऑफ ऑल दैट वी हैव रेड प्रीवियसली, ठीक है। तो आप देख लें, अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।